हम सबको वर्ल्ड वार 2 के बारे में पता है बेखूबी। जिस युद्ध में अमेरिका परेशान होकर जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर गिराए थे परमाणु बम, पर इस लड़ाई के बीच अमेरिका को युद्ध के लिए जापान में पहुंचने में काफी लंबा रास्ता तय करना था समंदर का। अमेरिका को जरूरत थी एक ऐसे टापू की जो जापान के करीब हो, जिस पर यह आसानी से कब्जा भी कर सके। उनकी नज़र में था एक ही आइलैंड, वह है इवोजिमा आइलैंड। ये जानते हुए कि उस आइलैंड पर कब्जा है जापान का, इसके बावजूद भी ये निकल पड़े। Iwo Jima is also part of the Tokyo prefecture and is sovereign Japanese soil. The Americans hope it's captured. American forces had penetrated Japan's outer line of defense in the Pacific. The Joint Chiefs of Staff decided that the next target would be the island of Iwo Jima. Of 1944, even before the loss of the Marianas, the Japanese had begun fortifying Iwo Jima. कहानी की शुरुआत हुई सन 2005 से। अब इवो जिमा आइलैंड बन चुका है एक खंडहर, जहां चारों तरफ बिखरे पड़े हैं सन 1945 के दौरान युद्ध में लड़े हुए टैंक, मशीन गन सब खराब पड़े हैं पिछले 60 सालों से। वहां पहुंचे हैं कुछ आर्कोलॉजिस्ट जो लगे हैं किसी टनल की खुदाई में। उन्हें कुछ ही देर बाद जमीन में कुछ दबा हुआ दिखाई पड़ा। उस दबी हुई चीज का राज हमें पता चलेगा 1945 में। सन 1945 में उसी आइलैंड पर जापानी सिपाही टनल की खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 चालू है। इन्हें पता है अमेरिका इन पर हमला जरूर करेगी, इसलिए उनसे बचने तथा उनका सामना करने के लिए बना रहे हैं टनल। उन्हीं के बीच 2 सिपाही भी हैं, जिनमें से एक नाम है साइगो। साइगो इस काम से खुश बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। उसका मानना है ये आइलैंड किसी काम का नहीं, इसे हम अमेरिका को दे क्यों नहीं देते। ये सारी बात कह रहा था अपने एक साथी को, जिसकी बात उसका कैप्टन भी सुन लिया। वह गुस्सा हुआ कि उसने देश के खिलाफ बात क्यों किया। कुछ ही देर बाद आइलैंड पर इनका जनरल पहुंचा, जो आया है यहाँ की हालात को देखने। यहाँ पहुँचते ही काम पर लग गया। अलग अलग जगह जाकर सेना को देखने तथा उन्हें संभालने के काम में लग गया। जब वो साइगो के पास पहुंचा तो मालूम पड़ा कैप्टन इन दोनों सोल्जर को मार रहा है। उसके पूछने पर कैप्टन साफ साफ बता दिया ये दोनों बात कर रहे हैं देश के खिलाफ, पर इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि जनरल यहाँ की खुदाई का काम बंद करवा दिया, क्योंकि अमेरिका सबसे पहले बीच के इसी एरिया में हमला करेंगे। इस तरह सबको लगने लगा जरूर जनरल किसी रणनीति के साथ आया है। जनरल अंदर जाकर आइलैंड का जायजा लिया तो मालूम पड़ा आइलैंड तो उसके सोच से भी था बड़ा। युद्ध के लिए इनके पास थे बहुत ही कम हथियार तथा बम्बर, पर जो भी है इनके पास जितने भी सोर्सेज हैं इन्हीं का इस्तेमाल करके युद्ध को जीतना होगा। उन्हीं का इस्तेमाल करके दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जनरल के दिमाग में कहीं न कहीं कोई प्लान चल रहा है, जिसके बदौलत वह जीत सकता है युद्ध को। अगले दिन सभी सोल्जर को युद्ध की अच्छी तरह से ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया। पहले इन्हें निशानेबाजी की ट्रेनिंग दी गई, पर इस ट्रेनिंग में सही से निशाना नहीं लगा पा रहा था साइगो। कैप्टन उस पर पहले से ही गुस्सा था, इस बार तो और भी गुस्सा हुआ। उसे काफी डांट फटकार लगाया, कहने लगा तुम निशाना नहीं लगा सकते, अब तुम जूते साफ करोगे। कुछ देर बाद मालूम पड़ा उस आइलैंड पर मौजूद है कुछ आम लोग भी, जिन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकालने का फैसला किया गया, क्योंकि यह आइलैंड बिल्कुल सेफ नहीं है उनके लिए। अमेरिकी कभी भी हमला कर सकते हैं इन पर। कुछ समय बाद जनरल पहाड़ी के दूसरी तरफ गया तो सामने पहाड़ी पर एक सिपाही को खड़ा हुआ देखा, जो काफी ऊंचाई पर है जमीन से। उस पहाड़ी के नीचे निशाना लगाया भी जा सकता था बिल्कुल साफ साफ। वह मन बना लिया यह जगह सबसे बेस्ट है अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इसी तरह कई सारे सीनियर ऑफिसर्स भी युद्ध के लिए आइलैंड पर पहुंचे, जिनमें से एक आया था घोड़े पर सवार होकर। अब ये सब के सब युद्ध की रणनीति में लग गए। कहीं न कहीं पता है इन्हें अमेरिका से जीत पाना लगभग असंभव है, क्योंकि इनके पास पर्याप्त हथियार भी मौजूद नहीं। उनके पास एयर सपोर्ट भी नहीं है। जो भी करना है आइलैंड पर रहकर करना होगा। इनके दिमाग में यह भी ख्याल आया क्यों न इस आइलैंड को तबाह करके पानी में ही डुबा दें, इस तरह यह अमेरिका के हाथ भी नहीं लगेगा। पर यह बात सिर्फ सोचने की थी, ये तो आइलैंड को खोना नहीं चाहते। अब जो भी हो जाए, जीत होगी या हार, ये सुबह होते ही नए नए तरीके ढूंढने में लग गए अमेरिका को रास्ते से हटाने के लिए। कभी ये पहाड़ी पर चढ़कर नीचे की तरफ निशाना लगाएं, क्या यहाँ से अमेरिका को रोका जा सकता है या नहीं। यह हर तरह की मुमकिन कोशिश करने लगे। आखिर में इन्होंने फैसला किया ये सामने की पहाड़ी में टनल बनाएंगे, जहाँ छुपकर ये लंबे समय तक सामना कर पाएंगे अमेरिकन का। लेकिन बाकी साथी इस काम से जरा भी राजी नहीं हुए। जनरल इन्हें समझाने की पूरी कोशिश किया, मैं अमेरिकन के बीच काफ़ी समय तक रहा हूँ, वे हैं बहुत ही ताकतवर। अगर हमने कोई रणनीति तैयार नहीं की तो हम एक भी पल टिक नहीं पाएंगे उनके सामने। अब इनकी मदद के लिए जापान और भी सिपाहियों को भेज रहा है आइलैंड पर। अगले ही दिन से पहाड़ी में टनल खोदने का काम शुरू हो गया। काम चल रहा है जोरों शोरों से। सारे सिपाही पूरी मेहनत तथा लगन के साथ काम में जुट गए, क्योंकि उन्हें जरा भी भनक नहीं इन पर हमला कब और कहां से होगा। जनरल को यह तो पता है ये युद्ध को जीत नहीं पाएंगे। इसके बावजूद सिपाहियों में जोश जुनून तथा उत्साह भरने में लगे हैं। उनका मानना है हम युद्ध जीते या न जीते, लेकिन हम अपने बहादुरी का एक नमूना दुनिया के सामने पेश जरूर करेंगे। इसी सोच के साथ सभी अभी भी लगे हैं अपने काम में।
जनरल कुछ सिपाहियों को कैंप में ले जाकर आइलैंड के मैप के जरिए उन्हें देने लगा ट्रेनिंग। यह किस तरह सामना करेंगे अमेरिकन का, ये पूरी उत्साह के साथ हैं। युद्ध में जीत हो या हार यह तो तय करेगा आने वाला समय, पर ये युद्ध जरूर करेंगे। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, पर खतरा बढ़ने वाला था। कुछ ही समय बाद अचानक से अमेरिका के फाइटर प्लेन आकर उन पर हमला करने लगे। इन्हें जरा भी भनक नहीं थी अमेरिकी इतनी जल्दी हमला करेंगे। चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग होने लगी फाइटर प्लेन द्वारा। जैसा कि सभी लोग इस युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। काफी समय बमबारी करने के बाद सारे फाइटर प्लेन वापस लौट गए। वे यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए थे ताकि इन्हें कमजोर कर सके। उनके जाते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ये शांति थी आने वाले खतरे की निशानी, जो कुछ समय बाद इन पर तूफान की तरह बरसेंगे। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद इन्होंने देखा इस हमले से इनका हुआ है काफी नुकसान। यहाँ पर एक सिपाही जो घोड़े से आया था, हमले में उसका घोड़ा भी नहीं बच पाया। इस बमबारी का शिकार हो गया वो अभी। जब उसका मालिक पहुंचा उसके पास, उसकी यह हालत देखकर काफी दुखी हुआ। इस हमले के बाद उसके अंदर नफरत और भी बढ़ चुकी थी अमेरिकन के खिलाफ। अब यह और भी तेजी के साथ युद्ध की तैयारी में लग गए। लगभग काम पूरा हो चुका था। कुछ ही दिन बाद अमेरिका की पूरी फौज एक साथ बढ़ने लगी आइलैंड की तरफ, जिसे ये लोग पहाड़ी की ऊंचाई से देख पा रहे थे साफ साफ। जनरल सभी सिपाहियों को युद्ध पर जाने से पहले एक बात कहा, इस युद्ध में किसी को भी नहीं मारना। यदि मरना है तो 10 अमेरिकन सिपाहियों को मारकर। इसके बावजूद भी डर है सभी सोल्जर के चेहरे पर, क्योंकि उनकी तादाद थी काफी ज्यादा और उनके पास एडवांस हथियार भी हैं युद्ध के लिए। पर इनके पास नहीं, क्योंकि इन पर पहले भी हमला हो चुका है जिसमें ध्वस्त हो चुके थे बहुत सारे हथियार। जब तक युद्ध शुरू होता, इस बीच सभी सिपाही अपने परिवार के लिए लेटर लिखने लगे, पर मालूम है ये लेटर आइलैंड से बाहर नहीं जा पाएगा। इसके बावजूद भी इन्होंने लेटर लिखा। कुछ समय बाद अमेरिका आइलैंड पर बमबारी करना शुरू कर दिए। ये सब होता हुआ जनरल दूर पहाड़ी पर खड़े होकर देख रहा है दूरबीन से। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, सब कुछ वैसा ही हुआ। अमेरिका सबसे पहले बीच पर पहुंचकर कब्जा कर लिए पूरा इलाका। जब इन पर लगातार हमला होने लगा तो ये सोल्जर भी उन पर हमला करना शुरू कर दिए। इस युद्ध में अमेरिका 20,000 सोल्जर तथा 80 टैंक के साथ थी। अमेरिकन अंधाधुंध हमला कर रहे हैं जापानी सिपाहियों पर। इस हमले में जापानी सिपाहियों के कई सारे मशीन गन ध्वस्त हो गए। इन्हें अब और भी मशीन गन की जरूरत पड़ने लगी। इस तरह पूर्व दिशा में अमेरिकन कब्जा कर चुके थे लगभग, क्योंकि ज्यादातर अमेरिकी सेना हमला की थी इसी तरफ से। पूर्व दिशा में मौजूद जापानी सोल्जर को हथियार तथा सेना की कमी पड़ने लगी। उत्तर दिशा में मौजूद जनरल उन्हें पूरब से उत्तर दिशा में बुलाने लगा, लेकिन कैप्टन यहाँ से भागने को तैयार नहीं। वह शहीद हो जाएगा मगर यहाँ से जाएगा नहीं। ये बात सुनकर साइगो घबराने लगा, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता। पर सभी सोल्जर उसकी आंखों के सामने ग्रेनाइड से खुद को मार दिए, लेकिन साइगो अभी भी खुद को नहीं मारा। वह है जिंदा, भागने लगा। लेकिन एक सोल्जर है जो है जीवित, उसे गन पॉइंट पर ले लिया कि तुम ऐसे नहीं भाग सकते। लेकिन वह समझाया, हम इस तरह आत्महत्या नहीं कर सकते। हम उत्तर दिशा में जाकर मदद करेंगे अपने बाकी साथियों का। इस बात को वह समझा। अब ये दोनों वहाँ से निकल पड़े। इस तरह जापानीज अपने आखिरी समय में भी लड़ने को तैयार थे पूरी बहादुरी से। घंटों घंटों तक युद्ध चलता रहा। धीरे धीरे अब शाम भी हो गई। उत्तर दिशा में मौजूद सिपाही अभी भी थे सही सलामत, जो अपने आखिरी समय में भी लड़ने को तैयार हैं अमेरिकन से। जैसे तैसे अब सुबह हो गई। सुबह होते ही दोबारा से दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। अंधाधुंध फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से। इस लड़ाई के बीच ये अमेरिका के एक सिपाही को शूट कर दिए। वह जख्मी होकर गिर पड़ा नीचे, जिसे लेने के लिए 2 जापानी सिपाही गए उसके पास। उसे घायल अवस्था में ही पकड़कर घसीटकर वापस अंदर लाए। इस सिपाही को मारे नहीं, बल्कि उसे कुछ समय तक जीवित रखें ताकि वह उनके काम आ सके। यहाँ लाकर उसका इलाज किया गया। मलहम पट्टी की गई उसके घाव पर युद्ध अभी भी चल रहा है दोनों तरफ से। शाम होने पर जब अमेरिकी सिपाही बोलने की हालत में हुआ तो जनरल गया उससे मिलने। उससे बातें किया तो मालूम पड़ा उसका नाम है सैम। बताने लगा वह रहता है अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में, क्योंकि जनरल जा चुका था लॉस एंजलिस शहर में। दोनों में बातें करके मालूम पड़ा इस सिपाही के अंदर इनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई नफरत नहीं। वह तो एक फौजी होने का निभा रहा है सिर्फ फर्ज। इन जापानी सिपाहियों को जैसा कि पहले से एहसास था ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे। अब आखिरी समय में आकर युद्ध का नजारा देखकर इन्हें पूरी तरह से हो चुका था यकीन, नामुमकिन है युद्ध जीतना। साइगो अपनी बीती हुई यादों को याद करने लगा, क्योंकि उसका ट्रांसफर आइलैंड पर ऐसे ही नहीं हुआ। उससे हुई थी एक गलती, क्योंकि जब वह ड्यूटी पर था तो उस वक्त उसका सीनियर जब एक घर के सामने देखा तो घर के सामने मौजूद नहीं था जापान का फ्लैग, क्योंकि उन लोगों का मानना है अगर घर के सामने मौजूद नहीं है जापान का झंडा तो वे ऐसे लोगों को देशद्रोही मानते थे। ये गद्दारी कर रहे हैं देश के खिलाफ। लेकिन उस घर की ओनर का कहना था कि उसके पति गए हैं काम के सिलसिले में, इसलिए मैं गलती से नहीं लगा पाई। उसी के पास था एक डॉग जो लगातार ऑफिसर्स के ऊपर भौंक रहा है। उस ऑफिसर्स को यह सही नहीं लगा, इसलिए साइगो को उस डॉग को मारने का आर्डर दिया। लेकिन साइगो डॉग को अंदर ले जाकर मारा नहीं, बल्कि छोड़ दिया। बाहर आने पर जब वो दोबारा से भौंकने लगा, उसकी आवाज़ सुनकर सीनियर उस पर काफ़ी गुस्सा हुआ
उसे मारा पीटा भी। इसी के साथ उसका ट्रांसफर कर दिया इस आइलैंड पर। कुछ समय ऐसे ही चलता रहा। दोबारा से जब जख्मी अमेरिकी सोल्जर के पास पहुंचे तो मालूम पड़ा वो अब नहीं रहा इस दुनिया में। उसके पास उन्हें एक लेटर मिला, जिस लेटर को लिखी थी उसकी माँ कि तुम जल्द ही घर वापस लौट आओ। लेटर को पढ़कर सभी जापानी सोल्जर इमोशनल हो गए, लेकिन ये समय था इमोशनल होने का नहीं बल्कि करने का है युद्ध। अचानक से इनके टनल पर हमला हुआ अमेरिकी द्वारा। आज का भी दिन इनका युद्ध में ही बीत गया। अब रात भी होने को आई। अब जापानी सिपाहियों की तादाद थी बहुत ही कम। अब यहाँ पर मौजूद सिपाही भी सरेंडर करने को मन बना लिए, क्योंकि वैसे भी अब युद्ध जीतना लगभग था असंभव। साइगो अपने आखिरी समय में अपने परिवार को लेटर लिखा, हम यहाँ पिछले कई दिनों से बिना खाए पिए हैं। यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं, सारे रास्ते हो चुके हैं बंद। कुछ ही समय में जनरल से भी मिले। उसे भी अपने सारे सिपाहियों को मरता हुआ देख काफी दुखी हुआ। इसके बावजूद भी जितने भी सिपाही बचे हैं उनके अंदर उत्साह बढ़ाने में लगा है अभी भी। हम अपने आखिरी दम तक कोशिश करेंगे। पर आखिरी जंग में जाने से पहले सभी सिपाही अपने परिवार के लिए लेटर लिखें। बाहर निकलने से पहले उन सभी लेटर को जमीन में दफन कर दिया गया। आखिरी जंग में भी लगभग सभी सिपाही मारे गए। जनरल भी जख्मी हो गया, लेकिन वह अमेरिकन के हाथ नहीं लगना चाहता। अपने एक साथी को खुद को मारने को कहा। उसका साथी जैसे ही जनरल का सर कलम करने वाला था, इतने में अमेरिकी सिपाही उसे शूट कर दिए। इस तरह वह जनरल को मार नहीं पाया। अब वहाँ जख्मी जनरल के अलावा कोई नहीं था मौजूद। कोई मौजूद था वह था सिर्फ साइगो। वह सारे लेटर को दफनाकर जब बाहर आया तो देखा उसका साथी मर चुका है और जनरल भी है जख्मी हालत में। वे भी ले रहे हैं अपनी आखिरी सांसें। मरने से पहले जनरल साइगो से कहा, मुझे ऐसी जगह दफन करना जहाँ मैं किसी के हाथ ना आऊँ। आखिर में खुद को जान से मारने के लिए अपने ही गन से शूट कर दिया। अमेरिकी सोल्जर वहाँ तक पहुँचने ही वाले थे, पर इससे पहले साइगो जनरल को ले जाकर कहीं सुरक्षित दफना दिया। अब यहाँ सिर्फ बचा था साइगो ही। अमेरिकी सिपाही साइगो को आकर चारों तरफ से घेर लिए। आखिर में उसके भी सर पर हमला करके उसे भी कर दिए बेहोश। जब उसे होश आया तो मालूम पड़ा वह मौजूद है टापू के किनारे, जहाँ अमेरिकी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उसका। पर स्टोरी के शुरुआत में आर्कोलॉजिस्ट ने जो खुदाई की थी उसमें उन्हें कुछ और नहीं बल्कि मिला था एक थैला जिसमें थे बहुत सारे लेटर जिन्हें लिखे थे जापानी सिपाही ही। तो यह थी स्टोरी 26 मार्च सन 1945 में घटी एक सच्ची कहानी। माना जाता है कि इस युद्ध में जापान के मारे गए थे लगभग 12,000 सिपाही, पर इन्होंने जो लेटर छुपाया था जमीन के नीचे वह कभी भी नहीं मिल सका उनके परिवार को, जिसका पता लगभग 60 साल बाद मालूम पड़ा। पर कभी न कभी आपके दिमाग में यह ख्याल जरूर आते होंगे, आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी थी कि अमेरिका को जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम फेंकने पड़े। अमेरिका यह फैसला ऐसे ही नहीं लिया, इसके पीछे था एक बहुत बड़ा रीजन, जिसका जवाब है इस वीडियो में। तो यह थी स्टोरी लेटर फॉर इवो जिमा की। फिलहाल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।